Assalamu alaikum everyone. How are you all? I am here with lecture number 33 for class 9th and we are going to start unit number 3, that is periodic table and periodicity of properties. First of all, before starting the lecture, let us review from the previous lecture. हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी अबाउट आइसोटोप्स एंड इट्स यूजेस. उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स आप लोगों को पता है, आइडिया है कि जो सिंपलेस्ट जो एटम्स होते हैं, एक एलिमेंट के तमाम एटम्स होते हैं एक जैसे होते हैं. एटम का आपको आइडिया हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं. और एलिमेंट्स डिफरेंट किस्म के हैं. 118 एलिमेंट्स हैं टोटल जो हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र. दीज ऑल आर एलिमेंट्स. ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले ज़माने में लोगों का ख्याल था कि जो एटम है वो सिंपलेस्ट पार्टिकल है और वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता. फिर जिस तरह से साइंस तरक्की करती गई तो मुख्तलिफ़ किस्म के उसके सब पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे. उसके अलावा फिर साइंटिस्ट ने उसके मॉडल की बात की, एटॉमिक मॉडल की. उसके अलावा उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी. फिर आप लोगों ने स्टडी किया था अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. तो जब हम लोग अपने पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, ये पीरियोडिक टेबल एक ऐसी सेटिंग है, यानी कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा टेबल सेटअप किया था कि जिसके अंदर वो जो 118 एलिमेंट्स हैं वो उसको अरेंज कर सके. उन तमाम 118 एलिमेंट्स को किसी तरतीब के हिसाब से, रैंडमली अरेंज नहीं करना, किसी एक ख़ास तरतीब के हिसाब से उन्होंने अरेंज करना था उन तमाम एलिमेंट्स को. और उन एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए उनको किसी प्रॉपर बेस की ज़रूरत थी, यानी कि प्रॉपर वजह के क्या, किस स्केल पे, किस बेस पे रख के वो उन एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे. तो उसमें बात हुई थी फिर एटॉमिक नंबर की और मास नंबर की. जैसा कि आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कह लें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन एन एटम, और मास नंबर क्या था, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम. तो क्योंकि हर एलिमेंट का अपना अपना एक एटॉमिक नंबर और अपना अपना एक मास नंबर होता है जो बकाया तमाम एलिमेंट्स से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है, हर एक का अपना अपना स्पेसिफिक है जो किसी और एलिमेंट के पास नहीं था. तो साइंटिस्ट ने इसको एक बेसिस बनाया था कि यानी इसकी बुनियाद पे उन्होंने तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की थी. तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस तरह हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, उसका मास नंबर भी 1 है. तो उसका सबसे लोवेस्ट एटॉमिक नंबर था, ठीक है, सबसे लोवेस्ट मास नंबर है, तो उन्होंने उसको फर्स्ट एलिमेंट करार दे दिया. फिर इसी तरह जब हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, फिर आगे जिस तरह से आते गए मुख्तलिफ एलिमेंट्स आते गए, उन्होंने उनको इस तरह से अरेंज करते गए, यानी कि उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर्स के हिसाब से. मुख्तलिफ ऐसा नहीं है कि ये एक ही स्टेप में सब कंप्लीट हो गया था, नहीं, बल्कि मुख्तलिफ टाइम में, मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने, मुख्तलिफ केमिस्ट ने ये कोशिश की थी कि वो इन एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज कर सकें, पर हर एक को सक्सेस नहीं मिली थी. काफ़ी ऐसे भी साइंटिस्ट थे जिनको टोटली निगलेक्ट हो गया था. उसके बाद फिर कुछ साइंटिस्ट आए कि जिन्होंने प्रॉपर बेसिस के हिसाब से इनको अरेंज किया था, जिसमें डिमिट्री मेंडलीव का नाम बहुत जाना पहचाना है, कि जिसमें उन्होंने बात की थी कि हम लोग अपने एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज करेंगे. ग्रुप्स हैं, पीरियड्स की बात हुई थी. ये बात हो गई थोड़ी सी ब्रीफली अबाउट पीरियोडिक टेबल. अब पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का मतलब है पीरियोडिसिटी, यानी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करना उन 118 एलिमेंट्स का. दैट इज़ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, यानी कि अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें क्या पीरियोडिसिटी है, क्या चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, क्या चीज़ पीरियड के हिसाब से चल रही है. दैट इज़ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़. तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं. आज का हमारा टॉपिक होगा अबाउट इंट्रोडक्शन. जब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो 19th सेंचुरी में केमिस्ट ने डिवोट किया था अपने ज़्यादातर एफर्ट्स, वो इसी में लगा रहे थे कि ये जो अब आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने इन सब को स्टडी करना था, इन सब की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना था, तो उनके लिए ज़रूरी था कि वो इनको अरेंज करें. अगर वो इनको अरेंज ना करते तो रैंडमली उठा कर किसी एलिमेंट को उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करना कोई तरतीब के बगैर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहा था. और नॉलेज इतना ज़्यादा थी कि ज़रूरी था, हो गया था कि इन तमाम एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए किसी प्रॉपर मेथड
मेथड में। तो वो कहते हैं कि 19th सेंचुरी में केमिस्ट ने अपना ज़्यादातर टाइम, अपनी ज़्यादातर एफर्ट्स इसी कोशिश में लगा दी कि वो किसी तरह ऐसा सिस्टम फाइंड करें कि जिसकी मदद से वो इन एलिमेंट्स को प्रॉपरली सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज कर सकें। सिस्टमेटिक यानी किसी सिस्टम के हिसाब से वो अरेंज कर सकें। ऐसा नहीं है कि वो जस्ट किसी भी हिसाब से उनको रैंडमली पिक किया और कहीं पे भी उनको प्लेस कर दिया। ये क्या है कि इन एफर्ट्स की वजह से एक टाइम आया था जब एक पीरियोडिक लॉ बना था। पीरियोडिक लॉ क्या था, उस हिसाब से देखते हैं कि उन्होंने कहा था कि इस लॉ के हिसाब से जो एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर हुए थे यानी 19th सेंचुरी में, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं था कि एलिमेंट्स एक ही दफ़ा में 118 के 118 डिस्कवर हो चुके थे, बल्कि नहीं, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ टाइम पीरियड में वक्त के साथ साथ एक एक दो दो करके मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो रहे थे। तो 19th सेंचुरी में उस वक़्त तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उन्होंने कहा था कि हम उन एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल। हाँ, एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम उन 118 एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। 118 तो अभी हैं, तब के जितने एलिमेंट्स थे। उसका एक सिग्निफिकेंट फीचर क्या होगा टेबल का कि वो प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट कर सकेगा वो जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए थे। अभी ये पीरियोडिक टेबल है, थोड़ा सा मैं आपको पहले उसके बारे में बता देती हूँ। पीरियोडिक टेबल जो है इस तरह से रोज़ और कॉलम से मिलके बना होता है। जो हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जो इस तरह से चलते हैं दे आर कॉल्ड एज पीरियड्स। लेट मी शो देम टू यू कि ऐसे करके बॉक्सेस की सूरत में पीरियोडिक टेबल बना है। ठीक है, ये जो बॉक्सेस हैं जो इस तरह ऊपर से नीचे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम दीज आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। ठीक है, और ये जो वर्टिकल जो रोज़ हैं उसके बाद फिर इस तरह से भी पीरियोडिक टेबल है, यानी 1 2 3, इस तरह से भी है 1 2 3। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दे आर कॉल्ड एज पीरियड। तो अब क्या था, जब साइंटिस्ट इनको इस टेबल में अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करना है कि वो एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, हम इस टेबल की मदद से उन एलिमेंट्स के भी, अगर हमने टेबल सक्सेसफुल बना लिया तो इस टेबल की मदद से हम उन एलिमेंट्स को भी ईज़िली डिस्कवर कर सकते हैं, ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या था, द वर्टिकल रोज दीज आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। जो वर्टिकल रोज हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम दीज आर कॉल्ड एज ग्रुप्स, और जो पीरियड्स हैं दीज आर द हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, ये इस तरह से चलते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। तो इनको हम लोग कहते हैं कि ये पीरियड्स हैं, और फ्रॉम टॉप टू द बॉटम दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। अब उन्होंने ये कहा था कि जब हम अपने एलिमेंट्स को जितने भी उस वक्त तक डिस्कवर हुए थे, हम उन एलिमेंट्स को अगर हम अरेंज करते हैं इस पीरियोडिक टेबल में, तो हमारा ये पीरियोडिक टेबल इतना इफेक्टिव होना चाहिए, इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि अब तक उस ज़माने में 19वीं सदी में जो अभी भी एलिमेंट्स नहीं थे डिस्कवर हुए, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी प्रिडिक्ट कर सके, उनका अंदाज़ा लगा सके कि आगे को चल के कुछ ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा, कुछ ऐसा एलिमेंट हमें मिलेगा जिसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ही उन्होंने कहा था कि हमारा जो ये टेबल होगा वो प्रिडिक्टिव होगा, वो सक्सेसफुल होगा। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं टेबल के, वर्टिकल कॉलम्स यानी कि यहाँ से जो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम टॉप टू द बॉटम दीज आर कॉल्ड एज ग्रुप्स, जबकि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दीज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। इनको हम लोग पीरियड्स का नाम देते हैं। जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है, अगर हम अपने एलिमेंट की ऑर्डर अरेंजमेंट करें तो वो उनकी एटॉमिक नंबर के जैसे से भी कोइंसाइड करती है। बेसिकली उनको हम उनके मास नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं, यानी कि फर्स्ट मेंबर जो होगा हमारा हीलियम होगा जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है। सेकंड पहला हाइड्रोजन होगा विथ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर 1, फिर हीलियम, फिर उसके बाद लिथियम। इस तरह से वो सारे चलते आएंगे। ठीक है, यानी कि विद 1 एटॉमिक नंबर, विद 2 एटॉमिक नंबर, विद 3 एटॉमिक नंबर, इस तरह से आपने उनको ग्रुप्स में अरेंज करना है। फिर उसी हिसाब से साइंटिस्ट ने उनको पीरियड्स में डिवाइड किया था। अब हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, कि जिस तरह डिस्कवरी हुई थी पीरियोडिक टेबल की, जब पीरियोडिक टेबल में जाहिर सी बात है आपने अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया है, तो उनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ थी वो मतलब पहले था कि जितने अगर 118 एलिमेंट्स हैं
तो उनकी इंडिविजुअल हर एलिमेंट के अलग-अलग अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना, दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन जब हम लोगों ने अपने एलिमेंट्स को इस तरह से किसी पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया, तो हमें साइंटिस्ट को ये अंदाज़ा हुआ कि वो वाले एलिमेंट्स जो एक ग्रुप में थे, यानी कि वो वाले एलिमेंट्स जो ग्रुप 1 में थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती थी। वो वाले एलिमेंट्स जो ग्रुप 2 में थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती थी। वो वाले एलिमेंट्स जो ग्रुप 3 में थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच कर रही थी। इसी तरह वो एलिमेंट्स जो पीरियड 1 में थे, उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी। पीरियड ऑफ वो मेंबर जो पीरियड नंबर 2 में थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी। तो इस तरह से उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में अपने एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो ये एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि बजाय इसके कि हम हर एलिमेंट को सेपरेटली स्टडी करें, हमारे पास एक ये आसानी आ जाएगी कि हम हर एलिमेंट को हम एलिमेंट्स को मिला के एक दूसरे के साथ स्टडी कर सकते हैं। बजाय इसके कि हर एक को करें, हम अगर एक ग्रुप को ही पढ़ लेंगे, हम अगर एक ग्रुप को स्टडी कर लें या अगर एक पीरियड को स्टडी कर लें, तो हमारे लिए ये ज़्यादा इजी टास्क हो जाएगा, बजाय इसके कि हम लोग हर एलिमेंट को अलग-अलग सेपरेटली जो है उसको स्टडी करें। तो इसमें क्या था कि काफ़ी लोगों ने काफ़ी अटैम्प्ट्स की थी पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। मुख्तलिफ़ केमिस्ट आए थे, जिसमें से कुछ ऐसे केमिस्ट हैं कि जिनका नाम काफ़ी जाना पहचाना है, क्योंकि उनके ट्रेंड को उस टाइम पे फॉलो किया गया था। भले ही वो अब एक्सेप्टेड नहीं है, अब रिजेक्ट हो गए हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने आइडियाज़ पेश किए थे, तो उस वक्त जो है उनके आइडियाज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली थी। जिसमें से फ़र्स्ट नेम है हमारे पास डोबेरीनर्स के ट्राइएड्स। ट्राइएड्स का मतलब है ग्रुप ऑफ 3, ट्राई यानी कि ग्रुप ऑफ 3। डोबेरेनियन ने क्या किया था, अभी तो है 8 का ग्रुप, ठीक है, लेकिन जब पहली दफ़ा अटैम्प्ट की थी डोबेरेनियन ने, उन्होंने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करना शुरू किया था। जो डोबेरेनियन हैं, ही वॉज अ जर्मन केमिस्ट, जर्मनी से बिलोंग करते थे, केमिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि रिलेशनशिप को स्टडी किया था बिटवीन एटॉमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइएड्स। उन्होंने तमाम एलिमेंट्स जो उस वक़्त तक डिस्कवर हो चुके हुए थे, उनको 3-3 के ग्रुप में डिवाइड किया था और हर ग्रुप को फिर स्टडी किया था और ये देखा था कि जो ये 3-3 का ग्रुप है, इनकी आपस में प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मैच कर रही हैं। ट्राइएड्स मतलब 3 का ग्रुप। तो डोबेरेनियन ने अपने एलिमेंट्स को उस वक्त के 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करके उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था और ये देखा था, उनकी प्रॉपर्टीज़ को मैच किया था कि उनके जो एटॉमिक मैसेज थे वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड थे, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मैच कर रहे थे। इन ग्रुप्स में जो सेंटर और मिडल एलिमेंट था, उसका एटॉमिक मैस जो था वो एवरेज था बाकी के 2 एलिमेंट्स का, ठीक है। 1 ट्राइएड ग्रुप, उन्होंने क्या कहा था कि जो 3-3 का ग्रुप है, तो जो सेंटर का जो एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मैस था वो इन दोनों के एटॉमिक मैसेज का एवरेज था। जैसे कि उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी है ट्राइएड ग्रुप की। पहला आपके पास मेंबर है कैल्शियम विद एटॉमिक मैस 40, दूसरा आपके पास मेंबर है स्ट्रोंशियम विद एटॉमिक मैस 88 एंड थर्ड आपके पास ग्रुप है बेरियम विद एटॉमिक मैस 137। तो वो ये कहते हैं कि जो स्ट्रोंशियम है, यानी कि जो हमारा मिडल मेंबर है, उसका एटॉमिक मैस क्या होगा जब हम कैल्शियम और बेरियम का एटॉमिक मैस का एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने का तरीका कि आप 137 में 40 प्लस करें और डिवाइड कर दें उसको 2 से, तो वो 88 के करीब आएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है स्ट्रोंशियम का, यानी कि उन्होंने ये रिलेशन बताई थी कि अगर हम साइड वाले दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को आपस में ऐड करेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे, तो वो मिडल वाला जो मेंबर होगा उसके एटॉमिक मैसेज के करीब आएगा, उसके एटॉमिक मैसेज के बराबर आएगा। जो एटॉमिक मैस है यहाँ पे स्ट्रोंशियम का, वो है एवरेज ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम, ठीक है। कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे थे जो इस तरीके से, अब इनका मेथड क्यों निगलेक्ट हुआ उस वक्त, तो ठीक है, काफ़ी साइंटिस्ट को पता चला कि हाँ ऐसा हो सकता है। सिर्फ इस ग्रुप में नहीं, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे थे और डिफरेंट ग्रुप्स भी उन्होंने ऐसे देखे थे कि जिसमें ऐसा हो सकता है। लेकिन बाद में जब पता चला कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं थे करते, जो इस मेथड पे पूरे नहीं थे उतरते, सिर्फ चंद एक एलिमेंट्स थे जिनको हम एग्जैक्टली इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते थे ट्राइएड्स की फॉर्म में। अब इस वजह से उनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड नहीं थी, सिर्फ कुछ एक अरसे के लिए एक्सेप्ट हुई, लेकिन उसके बाद फिर निगलेक्ट हो गई, क्योंकि उनकी जो ये हम लोग ज़्यादातर जो एलिमेंट्स थे वो इस हिसाब से अरेंज नहीं कर सकते थे।
तो उम्मीद है आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आया हो। आज मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया अबाउट पीरियोडिक टेबल। क्यों ये ज़रूरी था? क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल ना होता तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि हमें मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने काम किया था ये स्टडी करने के लिए कि किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो पहला हमने काम देखा डोबेरेनियर का ट्राइएड। डोबेरेनियर ने जो है अपने जो उस वक़्त के जाने पहचाने एलिमेंट्स हैं उनको ट्राइएड्स यानी कि 3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक आपको कोई भी इशू है, कुछ दोबारा पूछना चाहते हैं, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू। कल तक के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।